नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम समय की एक बेहद रोमांचक यात्रा पर चलने वाले हैं, बिल्कुल एक सिनेमाई टाइम ट्रैवल की तरह। जरा सोचिए, हम 5000 साल पीछे जा रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में जो आज की आधुनिक तकनीक को भी कड़ी टक्कर देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। ये सिर्फ इतिहास की किताबों का कोई उबाऊ पन्ना नहीं है, बल्कि ये प्राचीन विज्ञान और अर्बन प्लानिंग का एक जीता जागता रंगीन सबूत है। तो चलिए, अतीत के इस सबसे बड़े और दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब एक पल के लिए इस बात पर विचार करें। आज हम स्मार्ट सिटीज की इतनी बात करते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि आज से 5000 साल पहले एक शहर ऐसा था जहां की प्लम्बिंग और जल निकासी व्यवस्था आज के कुछ आधुनिक शहरों से भी कहीं ज्यादा बेहतर थी। सच में ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये उस प्राचीन सभ्यता की बिल्कुल असली तस्वीर है। वहां की पक्की सड़कें और कमाल का ड्रेनेज सिस्टम देखकर आज के बड़े बड़े अर्बन प्लानर्स भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। ये इस बात को पूरी तरह से चुनौती देता है कि प्राचीन काल के लोग आखिर कितने विकसित थे। तो चलिए देखते हैं कि इस गुमनाम दुनिया की खोज आखिर हुई कैसे। कहानी शुरू होती है 1829 में। चार्ल्स मैसन नाम के एक ब्रिटिश यात्री पंजाब के तपते हुए मैदानों से गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र अचानक कुछ प्राचीन खंडरों पर पड़ी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अनजाने में क्या खोज निकाला है। इसके बाद 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की स्थापना हुई, जिसने इस दिशा में पहला ठोस कदम बढ़ाया। लेकिन असली क्रांति तब आई जब 1921 में रावी नदी के तट पर हड़प्पा की खुदाई हुई। और ठीक एक साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, दुनिया के सामने आया। इन खोजों ने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को पूरी तरह से चौंका कर रख दिया था। और पता है, ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। अगर हम इसके फैलाव की बात करें तो ये 12 लाख वर्ग किलोमीटर्स के एक बेहद विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। मतलब ये आकार हमारी कल्पना से भी कहीं परे है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को कवर करते हुए सिंधु और घग्गर हकरा नदियों के किनारे बसी ये कांस्य युग की सभ्यता अपने समय की मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन जैसी मशहूर सभ्यताओं से आकार में कहीं ज्यादा बड़ी थी। इसका ये विशाल क्षेत्रफल इसे प्राचीन विश्व की सबसे विस्तृत सभ्यता बनाता है। ठीक है, चलिए अब सीधे इसकी वास्तुकला की गहराई में उतरते हैं। इन शहरों को ऐसे ही नहीं बसा दिया गया था, बल्कि बाढ़ से बचने के लिए एक बहुत ही शानदार रणनीति बनाई गई थी। सबसे पहले शहर को एक डिफेंसिव डिच यानी रक्षात्मक खाई से घेरा जाता था, ताकि नदी का पानी सीधा अंदर ना घुसे। इसके बाद आता था निचला शहर, जहां आम लोग रहा करते थे, और फिर ढलान के ऊपर बना था ऊपरी गढ़, जिसे सिटाडेल कहा जाता था। ये जगह शायद शासकों, संभ्रांत वर्ग या खास सार्वजनिक कामों के लिए थी। बाढ़ से बचने का यह स्तरित निर्माण सच में एक ब्रिलियंट आइडिया था। सड़कों की प्लानिंग तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। इन शहरों की सड़कें एकदम ग्रिड सिस्टम पर बनी थीं, जो एक दूसरे को बिल्कुल परफेक्ट 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं। घरों को बनाने में एक ही साइज की पकाई गई ईंटों का इस्तेमाल होता था। लगभग हर घर में अपना एक प्राइवेट कुआं और स्नानघर होता था। लेकिन जो बात लिटरली होश उड़ा देती है वो है इनका कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। नालियों को पत्थर की स्लैब से ढका गया था और सफाई के लिए जगह जगह मैनहोल भी थे। उस जमाने में साफ सफाई का ऐसा स्तर बिल्कुल अकल्पनीय। अब इस नंबर पर जरा ध्यान दीजिए, 8। ये संख्या मोहनजोदाड़ो में मिले मशहूर ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार की गहराई को दर्शाती है, जो पूरे 8 फीट गहरा था। पकी हुई ईंटों और बिटुमेन से बना ये मास्टरपीस बिल्कुल आज के किसी शानदार स्विमिंग पूल जैसा दिखता था। इसमें ताज़ा पानी लाने के लिए इनलेट और गंदा पानी बाहर निकालने के लिए आउटलेट बने हुए थे। यहाँ तक कि इसके किनारों पर कपड़े बदलने के लिए प्राइवेट कमरे भी थे। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठान के लिए होता था। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी आबादी का पेट कैसे भरता था? इसका सीधा सा जवाब है उनकी कमाल की खेती और अनाज सुरक्षित रखने की तकनीक। हड़प्पा में विशाल अन्न भंडार यानी ग्रेनरीज मिली हैं, जहां काम करने वालों के लिए बैरक्स भी बने थे। और गुजरात के धोलावीरा की तो बात ही अलग है। वहां बारिश और नदियों के पानी को जमा करने के लिए अद्भुत वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला है। ये लोग गेहूं और जौ उगाते थे। और ये जानकर काफी हैरानी होगी कि सिंधु घाटी के लोग दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने और इस्तेमाल करने वाले लोग भी थे। उनकी ये उन्नत तकनीक सिर्फ ईंटों या खेती तक ही सीमित नहीं थी।
उनकी संस्कृति बहुत ही रंगीन और कला से भरी हुई थी। मोहनजोदाड़ो से मिली त्रिभंग मुद्रा में खड़ी कांस्य नर्तकी की मूर्ति को ही देख लीजिए। ये उनके मेटल वर्क का कितना बेहतरीन नमूना है। इसके अलावा सेल खड़ी से बनी दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, जिस पर बारीक नक्काशी वाला शॉल है, उनके शानदार पहनावे को दिखाती है। बच्चों के लिए टेराकोटा के रंग बिरंगे खिलौने और सोने चांदी के खूबसूरत आभूषण मिले हैं। और सबसे दिलचस्प बात, खुदाई में हथियारों का नामो निशान ना के बराबर मिला है, जिसका मतलब है कि ये एक बेहद शांतिप्रिय समाज था जिसने अपना सारा दिमाग लड़ाई झगड़े के बजाय कला में लगाया। और अगर हम व्यापार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता सच में एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस थी। ये लोग सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं थे। मेसोपोटामिया के लोग इन्हें मेलुहा के नाम से जानते थे। यहाँ से भारी मात्रा में सूती कपड़ा, कीमती लकड़ियाँ और लैपिस लाजुली जैसे रत्न एक्सपोर्ट किए जाते थे। उनका पूरा व्यापारिक नेटवर्क एकदम फिक्स वजन और माप प्रणाली पर चलता था। उस समय में व्यापार के मामले में ऐसी सटीकता होना सच में एक बहुत बड़ी बात है। अब जब हम उनकी धार्मिक मान्यताओं को देखते हैं तो एक बहुत ही रहस्यमयी बात सामने आती है। इतिहास के छात्रों को ये जानकर ताज्जुब होगा कि पूरी सभ्यता में कहीं भी कोई बड़ा मंदिर या भव्य महल नहीं मिला है। हमें जो भी जानकारी मिलती है वो सिर्फ इन्हीं भौतिक कलाकृतियों से मिलती है, जैसे कि मशहूर पशुपति मोहर, जिसमें जानवरों से घिरी एक आकृति बैठी है। लोग मातृदेवी की भी खूब पूजा करते थे। उनका प्रकृति से बहुत गहरा जुड़ाव था। वे पीपल के पेड़ों और जानवरों को पूजते थे। वहीं राजस्थान के कालीबंगन में अग्नि वेदियां भी मिली हैं। हम यहाँ किसी एक खास विचार का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सारे साक्ष्य बिना कुछ बोले ही उनके गहरे आध्यात्मिक जीवन की एक झलक दिखा देते हैं। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे बड़े रहस्य की ओर बढ़ते हैं, और वो है उनकी लिपि। माना जाता है कि उनकी लिपि लोगोसिलिबिक थी। आसान भाषा में समझे तो उनके निशान हमारी तरह सिर्फ ABCD जैसे अक्षर नहीं थे, बल्कि एक अकेला निशान पूरे शब्द या ध्वनि को दर्शाता था। ऐसे 400 से भी ज्यादा अलग अलग प्रतीक मिले हैं, लेकिन 100 सालों की कड़ी मेहनत और दुनिया भर के जानकारों की इंटेंस रिसर्च के बावजूद कोई भी आज तक इसे पढ़ नहीं पाया है। अब जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये कि आखिर इसे पढ़ना इतना मुश्किल क्यों है। पहली बात, ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दूसरी बात, ये कोई बड़े बड़े पत्थरों पर नहीं, बल्कि केवल 2.5 से 5 वर्ग सेंटीमीटर की छोटी छोटी व्यापारिक मोहरों पर उकेरे गए थे। इन निशानों के साथ अक्सर यूनिकॉर्न या बाघ की तस्वीरें बनी होती हैं। मिस्र की लिपि को इसलिए पढ़ा जा सका क्योंकि वहां एक रोजेटा स्टोन मिला था, जिससे भाषा का अनुवाद हो गया। लेकिन अफसोस, सिंधु घाटी के लिए आज तक ऐसा कोई रोजेटा स्टोन नहीं मिल पाया है। जैसे हर महान कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, वैसे ही 1900 ईसा पूर्व वह साल माना जाता है जब इस सुनहरी सभ्यता का पतन शुरू हुआ। इसे लेट हड़प्पन फेज कहा जाता है। वो सभ्यता जिसने हजारों सालों तक दुनिया को सबसे बेहतरीन अर्बन प्लानिंग और शांतिपूर्ण जीवन का उदाहरण दिया, वो अचानक उजड़ने लगी। उन बड़े बड़े शहरों को खाली कर दिया गया, कमाल का ड्रेनेज सिस्टम ठप हो गया और व्यापार रुक गया। लेकिन ऐसा अचानक हुआ क्यों? इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इसके पतन के कई सिद्धांत दिए हैं। हम यहाँ सभी को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देख रहे हैं। पहला सिद्धांत कहता है कि शायद पर्यावरण में कोई बड़ा बदलाव आया, नदियाँ सूख गईं और मॉनसून फेल होने से खेती बर्बाद हो गई। दूसरा सिद्धांत कहता है कि शायद कोई भयंकर भूकंप आया हो जिसने नदियों का रास्ता ही बदल दिया और भयानक बाढ़ आ गई। तीसरा कारण किसी बेकाबू महामारी का फैलना हो सकता है। और चौथा, जो हमेशा से बहस का विषय रहा है, वो है आर्यों का आक्रमण। हालांकि कई जानकार इस परिकल्पना को नकारते भी हैं। खैर, कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इन घटनाओं ने एक महान और उन्नत युग का हमेशा के लिए अंत कर दिया। सिंधु घाटी के इस अद्भुत सफर के आखिर में ये एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। सिंधु घाटी के लोगों ने अपने पीछे कमाल की पक्की ईंटें, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम, कांस्य की मूर्तियां और शांतिपूर्ण जीवन की ऐसी मिसाल छोड़ी जो हमें आज भी हैरत में डाल देती है। तो जरा सोचिए, जब आज से 5000 साल बाद कोई पुरातत्वविद हमारे आज के इस आधुनिक समाज की खुदाई करेगा तो उसे क्या मिलेगा? क्या हम भी अपने पीछे कोई ऐसी शानदार विरासत छोड़ पाएंगे जिस पर भविष्य की पीढ़ियां गर्व कर सके? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं। इतिहास की यह जिज्ञासा हमेशा जगाए रखिए।